जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ जी, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स पे जाएं। न्यूमेरिकल्स पे जाएं, शाबाश। न्यूमेरिकल्स पे न्यूमेरिकल नंबर है न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9। वो खोलें, उसको सवाल को पढ़ें और उसके नीचे एक डायग्राम है, उस डायग्राम को देखें। दो सेल हैं, इस सेल की जो ईएमएफ है वो है 24 वोल्ट्स और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.1 ओम है। दूसरा सेल जो है इसकी ईएमएफ है 6 वोल्ट्स और इसकी रेजिस्टेंस है R2 0.9 ओम और इन दोनों के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है 8 ओम की। सर जी डायग्राम आपने कुछ और बना दिया सर, न्यूमेरिकल नंबर 9 है या 10? आप ये डायग्राम देख के मुझे बताएं क्या है। 10 है। ये 10 है। चलो भाई 10 है तो 10 बोल लो, इसमें रोले वाली क्या बात है। ऐसे राबिया ने बात किया 9 है कि 10 है, मैं जैसे अभी कोई बाजू मैं ऊपर कर रहा हूँ, अभी लड़ाई करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। ये लो, हाँ अब बोलो। चलें, शुक्रिया। न्यूमेरिकल नंबर 10। साद अली आ भी जा। साद अली का ये रोला क्या है। चलें, ये न्यूमेरिकल नंबर 10 है, ये रेजिस्टेंस है 8 ओम, ये दो सेल हैं, उनकी ईएमएफ और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास दी हुई है। हमने मालूम क्या करना है कि इनके ये जो टर्मिनल्स हैं, ये इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर नेगेटिव टर्मिनल है, ये तो उसका सिंबल है। इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ये पहला सेल है तो इसे VT1 कह देता हूँ। ये दूसरा सेल, इसके भी इधर पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, छोटा टर्मिनल, तो इसके अक्रॉस कितना टर्मिनल वोल्टेज है वो भी हमने मालूम करना है, VT2। VT1 क्वेश्चन मार्क, VT2 क्वेश्चन मार्क। डेटा में और क्या दिया है वो सारी चीजें लिख दें। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 8 ओम, R1 है 0.1 ओम, E1 है 24 वोल्ट्स, R2 है 0.9 ओम और EMF E2 है 6 वोल्ट्स। ठीक है, अब मेरा सोना जरा देखो इधर, हमने टर्मिनल वोल्टेज मालूम करना है। टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला है VT = E - IR। ठीक है, अगर पहला सेल है
तो उसकी EMF E1 आ जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 आ जाएगी और टर्मिनल वोल्टेज VT1 आ जाएगा। अब अगर दूसरा सेल है तो VT2 ये क्या हो जाएगा, E2 माइनस IR2। ठीक है जी। एक तो ये टूट के आप लोग आते हो यार क्लास में। अब मेरा सोना जरा गौर करो, टर्मिनल वोल्टेज अगर हमने इन दो सेल्स का मालूम करना है तो उनकी एक EMF चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, वो हमें मालूम है, ये भी मालूम है। लेकिन दोनों के लिए इनमें से जो करंट पास हो रहा है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। मैंने I1 I2 नहीं लिखा क्योंकि अगर आप गौर करें तो करंट जो भी पास होगा उसके गुजरने का एक ही रास्ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किस कम्बिनेशन में है, सीरीज़ में, और सीरीज़ में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। इस वजह से इसे हमने करंट I1 I2 नहीं लिखा, करंट विल बी सेम, और वही होगा जो पूरे सर्किट का होगा। अब ज़रा मुझे ये बताएं, जिससे मैंने कम पूछा हो वो बंदा मैं ढूंढ रहा हूँ, सारों से ही कुछ ना कुछ पूछता हूँ। साइम आप बताएं, साइम ये बताएं, ये तीन, इस सर्किट में तीन रेजिस्टेंसेस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 इंटरनल रेजिस्टेंस, R2 इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इनमें से कौन सी सीरीज में और कौन सी पैरेलल में है? साइम सर सीरीज में है। सारी सीरीज में है क्योंकि करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE ऑफ द सर्किट इज, मैं एक और काम कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ R1 R2 R इन सीरीज। ये तीनों किस में है, सीरीज में है, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तमाम रेजिस्टेंसेस का सम होता है। R है 8 ओम, ये है 0.1 ओम, ये है 0.9 ओम, तो ये 9 + 1 10 1 हो गया, 8 + 1 9 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया। अब अगली बात, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें तो करंट चाहिए जो पूरे सर्किट में पास हो रहा है। अब पूरी तवज्जो इधर हो यार, करंट जो है उसका क्या फार्मूला होना है, पूरे सर्किट का करंट वो होगा पूरे सर्किट का वोल्टेज या नेट वोल्टेज पूरे सर्किट का डिवाइडेड बाय पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये होगा। अब इक्विवेलेंट नेट वोल्टेज कितना है, अगर गौर करो इसका पॉजिटिव इधर है, अगर मैं कन्वेंशनल करंट लूं, इसका कन्वेंशनल करंट की ये डायरेक्शन आएगी, यानी पहला जो सेल है वो ये चाहता है कि करंट एंड क्लॉकवाइज चले। दूसरे सेल के लिहाज से देखो, उसका पॉजिटिव इधर है तो ये चाहता है करंट एंटी क्लॉकवाइज हो। अब इनमें से एक सेल की अब चलेगी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों ये चाहते हैं कि उनकी मर्जी से करंट फ्लो हो, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, दोनों के वोल्टेजेस का, दोनों की EMFs का डिफरेंस होगा, दोनों की EMFs का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो वो डिफरेंस कैसे क्यों होगा, बिकॉज दे वांट द करंट टू बी फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अब इनमें से एक जीतेगा, तो जो ज्यादा पावरफुल है वो जीतेगा। ये 24 वोल्ट्स है, ये 6 वोल्ट्स है, तो कौन जीतेगा, 24 वोल्ट्स वाला जीतेगा। यानी इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ड्यू टू द नेट वोल्टेज ऑफ दिस सेल जो बड़ा है। इसके 6 वोल्ट से 6 वोल्ट से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 18 वोल्ट इसका बचेगा। ठीक है, तो इसलिए करंट की डायरेक्शन जो होगी वो हमारे पास क्लॉकवाइज हो। तो अब मैं क्या कह देता हूं, नेट वोल्टेज, सो नेट वोल्टेज ऑफ द सर्किट इज, नेट वोल्टेज या EMF
ऑफ द सर्किट इज, वो हम कैसे मालूम करेंगे? E1 में से E2 को माइनस करेंगे, E1 24 है, ये 6 है, तो ये कितना बचेगा? 18 वोल्ट्स बचेगा। तो हमारे पास नेट वोल्टेज कितना आ गया? 18 वोल्ट्स। ये 18 वोल्ट्स हमने यहां पर रखे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई 9 ओम, तो ये कितना करंट हो गया? 2 एम्पेयर। तो इस पूरे सर्किट में जो इस वक्त करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? दैट इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। अब हम क्या कहेंगे? सो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ फर्स्ट सेल इज, पहले सेल का टर्मिनल वोल्टेज, इट एम्प्लाइज दैट VT1 इज इक्वल टू E1 हमारे पास कितना है? 24 माइनस I कितना है? 2, और 1 कितना है? 0.1। तो 24 माइनस 0.2 ये कितना है? 23.8 वोल्ट्स। दिस इज VT1। अब इसी तरीके से एंड टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेकंड सेल इज, सेकंड सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज, अब तवज्जो, पूरी तवज्जो, VT2 इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज। अब ये सेल चाहता क्या था? ये सेल ये चाहता था कि करंट ऐसे फ्लो करे एंटी क्लॉकवाइज, बल्कि उसके अब जो एक्चुअल करंट फ्लो कर रहा है वो उसके अपोजिट फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट इस सेल की रिक्वायरमेंट के अपोजिट फ्लो कर रहा है। ये ऐसे ही है जैसे हम मोबाइल को हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करके उसको चार्ज करता है। वो जो एनर्जी लॉस हो चुकी है उसको दोबारा गेन करवाता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट में। समझ में आ रही बात? तो यहां पर क्योंकि करंट की डायरेक्शन, उसकी एक्चुअल डायरेक्शन जो वो चाहता था उसके अपोजिट है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? इसके साथ एक नेगेटिव साइन भी लिख रहा हूं। अब ये बात अपने नोट्स में खुद से लिख लेनी है कि इसमें नेगेटिव साइन इसके साथ क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो सेल चाहता था वो ये चाहता था करंट क्लॉकवाइज फ्लो, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे, लेकिन एक्चुअली जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है ड्यू टू द अदर सेल, ग्रेटर सेल, वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा? करंट के साथ नेगेटिव साइन आएगा। दिस सेल इज इन चार्जिंग स्टेट, ये भी मैं क्या, दिस सेल इज इन चार्जिंग स्टेट, ये चार्ज हो रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे? VT2 इज इक्वल टू E2 प्लस माइनस माइनस प्लस IR2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, 6 प्लस 2 इंटू 0.9, 6 प्लस 1.8, दिस इज इक्वल टू 7.8 वोल्ट्स। दिस इज टर्मिनल वोल्टेज VT2। ये हमारे पास आंसर आ गया। हाँ भाई, ये नेगेटिव साइन की कहानी समझ में आई? इसका हिंट आपने अपने लफ्जों में खुद लिख लेना है, अदरवाइज जो फिजिक्स वाला है उसे पता चल जाएगा कि ये चाहता था करंट ऐसे फ्लो करे लेकिन उसके अपोजिट जा रहा है। दिस सेल इज इन चार्जिंग स्टेट, इसलिए हमारे पास जो नेगेटिव करंट की डायरेक्शन आ जाएगी वो इसकी रिक्वायरमेंट के अपोजिट है, इसकी डिजायर्ड डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसके साथ नेगेटिव साइन लिखेंगे। वो सारा करंट इसमें फ्लो कर रहा है लेकिन उसकी डिजायर के अपोजिट, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये चार्जिंग स्टेट में चला जाएगा और इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज एक्चुअल जो उसके EMF है उससे भी ज्यादा हो जाएगा, 7.8 वोल्ट्स। किसी का क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ ले, और बाकी जो है वो लिख लें जी। सर ये न्यूमेरिकल नंबर 9 है कि 10 है? सर 9 ही है। जिसके पास 9 लिखा हुआ वो 9 लिखे, जिसके पास 10 है वो 10 लिख ले। ऊपर स्टेटमेंट जरूर लिख लें, बुक्स का डिफरेंस हो सकता है ना मेरा सोना। ओके सर। और जो मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये न्यूमेरिकल आज जो हमने अभी किया, जो इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन थे, आई थिंक 3 हमने किए, और वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा, ये जब तक आप लोगों की सेकेंड ईयर के बाद यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं हो जाना उस वक्त तक ये आपके साथ चिपका रहेगा। ठीक है, अभी भी इसका एक और मैक्सिमम पावर डिसिपेशन वाला टॉपिक हमने करना है।
आपके पास 1 मिनट है, इसे जल्दी से लिख लें।